नमस्कार मित्रांनो, मी रवी आणि तुम्ही पाहत आहात रवी 360. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे 10वी बोर्ड परीक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाचं मराठी ॲप्रिसिएशन पूर्ण आणि सोप्या पद्धतीने. ॲप्रिसिएशन म्हणजे पाठांतर नाही तर कवितेचा भाव समजून सुंदर शब्दांत मांडणं, आणि तेच आज आपण शिकणार आहोत अगदी स्टेप बाय स्टेप. लक्षात ठेवा, योग्य फॉर्मॅट प्लस स्पष्ट भाषा प्लस मुद्देसूद उत्तर इज इक्वल टू काय होणार आहे म्हणजे माहीत आहे तुम्हाला, फुल मार्क्स. आता ॲप्रिसिएशन अवघड नाही राहणार आहे, कारण मी तुमच्यासोबत आहे. आता चला बघूया आपण ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय आणि ते काय कसं आहे. हे जे तुम्ही स्क्रीन बघतायत त्यावर मी ॲप्रिसिएशन कुठल्या प्रश्न क्रमांकात येतो ते मी लिहून दाखवलेले आहे. प्रश्न दुसरा आ. यात प्रश्न असतो, पुढील कवितांपैकी कोणत्याही एका कवितेसंबंधी त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा. ठीक है. आता मैं हिंदी पण यूज़ करतो. अभी इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. एक ऑप्शन में रहेगा, 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे यहाँ पे. पहला जो है प्रस्तुत कविते से कवि या कवियत्री अगर होंगी तो उसका मार्क्स मिलता है हमको 1. प्रस्तुत कवितेचा विषय उसका 1 मार्क मिलेगा. ओळींचा सरल अर्थ लिहा, जो वहाँ पे आपको दिया हुआ होगा लाइन्स, उसके आपको मीनिंग लिखने को मिल जाएंगे 2 मार्क. कवितेतून मिळणारा संदेश अगर आप लिखते हो तो उसके 2 मार्क. और प्रस्तुत कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे इसको आप लिखो. अगर आपको अच्छा लगा तो भी मार्क्स मिलेगा, और नहीं आवडला तर का नहीं आवडला वो लिखना पड़ेगा अपने को. ठीक है, ये आपको लिखना है. क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है. चलते हैं हम लोग अभी सीधे, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं. पहला जो आपका कविता है, कविता का नाम है अंकिला मी दास तुझा. क्या नाम है कविता का? अंकिला मी दास तुझा. आप शुरुआत यहाँ से करोगे, उत्तर अंकिला मी दास तुझा. इसको लिखा किसने है? संत नामदेव ने. किसने लिखा है बच्चों? संत नामदेव ने. इस कविते का विषय क्या है? भगवान जो है देवाला आई मानून देवरूपी मातेने बाळाच्या म्हणजेच आपला सांभाळ मायेने करावा अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे. संत नामदेव जैसे कि अभंग लिखते थे या इस अभंग को लिखे हैं, तो उन्होंने बोला है जैसे कि भगवान मेरी माँ है. जैसे माँ सभी के ऊपर दया करती है, सभी बोले तो उनके बच्चों के ऊपर दया करती है, वैसे ही संत नामदेव भी भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान आप भी हम पे दया कीजिए. प्रस्तुत कवितेतील 2 ओळींचा सरल अर्थ. बच्चों आपको ना कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें. सबसे पहली बात तो है, तो दोनों पूरा पोयम ही आपको पाठांतर होना चाहिए, बोलते हैं ना, वो याद होना चाहिए. उसमें से कोई 2 लाइन आपको जो समझता है वो लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने 2 लाइन आपके लिए लाया हूँ. नामा म्हणणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा. ये तो आपके पोएम का लाइन है. और इसी के बाद में एक और है, अग्नि माझी पड़े बाळू माता धावे कनवाळू. ये 2 लाइन्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. संत नामदेव म्हणतात, हे विठ्ठला तू पाण्याने भरलेलं ढग आहेस, त्यातल्या पाण्याच्या आणि मायेचा माझ्यावर वर्षाव होऊ दे. मी पावसाच्या पाण्याशिवाय जगू न शकणारा चातक आहे. तू पावसाचा ढग आहेस, माझे जीवन तू सांभाळ अशी मी विनवणी करीत आहे. ठीक है, ये संत नामदेव ने बोले हैं, हे भगवान तू पानी से भरा हुआ क्या है? ढग मतलब बादल है. त्यातल्या पाण्याचा माझ्यावर वर्षाव हो दे. उसमें जो आप बादल रूपी हो, उसमें जो पानी है उसका बारिश मेरे ऊपर करो. मैं बारिश के सिवाय नहीं रह सकता हूँ. जैसे कि चातक पक्षी है ना, चातक पक्षी वो पानी, जैसा बारिश पहला आता है वो बादल का ही पानी पीता है, वैसी मैं भी हूँ. जब आप अपना कृपा मुझ पर बरसाओगे तो मैं भी जी जाऊँगा. दूसरा है, अग्नि माझी पडे बाळू माता धावे कनवाळू. जर समझा चुकून बाळ अग्निमध्ये पड़ रहा है. समझो कि अगर बच्चा है आग में गिरने जा रहा है तो माँ क्या करेगी? बोले हे बेटा जा गिर. नहीं, वो जाएगी बच्चे को बचाने. तो वही बताया हुआ है पे, तर दयाळू आई त्याचे रक्षण करण्यासाठी धावत जाते. ठीक है, इसके बाद में आता है, ये 2 मार्क का है. और फिर आता चौथा क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क का है. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश. अभी इस कविते से संदेश क्या मिल रहा है हमको पहले देखते हैं. संत नामदेव देवाला आई मानून आपला सांभाळ बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात. संत नामदेव क्या बोलते हैं? भगवान को अपनी माँ मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा रक्षण आप एक माँ के जैसा ही कीजिए. माँ कैसे अपने बच्चों का रक्षा करती है वैसा कीजिए. ज्याप्रमाणे बाळ पूर्णपणे आईवर विसंबून असते, जैसे कि बच्चा पूरी तरह से माँ पे निर्भर रहता है, त्याप्रमाणे आपण ही देवाचरणी लीन भावे, वैसे ही हम भी भगवान के चरणों में आपको नतमस्तक कर दें. म्हणजे जो
तो म्हणजे तो आईप्रमाणे आपला सांभाळ करेल, मतलब वो हमारा देखरेख करेंगे, कैसे, माँ के समान। ऐसा दृढ़ विश्वास संत नामदेव या अभंगातून व्यक्त करता है। ऐसा एक बहुत ही दृढ़ विश्वास संत नामदेव इस अभंग से व्यक्त कर रहे हैं। जो पांचवा प्रश्न है, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। अभी कविता आपको पसंद आया तो क्यों, और पसंद नहीं आया तो क्यों, वो भी लिखना है हमको। या अभंगात संत नामदेव यांनी श्री विठ्ठलाला आई संबोधून स्वतःचा सांभाळ करण्याची विनवणी केली आहे। मतलब क्या है, ये जो अभंग है, संत नामदेव क्या है, विठ्ठल भगवान जो है उनको अपनी माँ बताया है यहाँ पर, और बोले हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है वैसे ही उनका भी रक्षा करें। किसका, संत नामदेव का। संत नामदेव सभी का रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। हा अभंग वाचताना मला सतत माझ्या आईची आठवण झाली। यह अभंग पढ़ते समय हमेशा मुझे मेरे माँ का याद आया। आई किती जपते आपल्याला, माँ जो है हमारा कितना ख्याल करती है। हम अभी 10वीं में हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो बच्चों को काम तक नहीं करने देती, बोलती बेटा आप पढ़ाई करो, मैं सब काम कर लूँगी। बच्चों, आपको माँ का कर्ज जो है कि वो तो कैसे ना कैसे करके चुकाना ही पड़ेगा। ये तो अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं समझते तो कोई भी बात नहीं इसमें। देवाने ही आईप्रमाणे आपल्यावर नित्य माया करावी, वैसे ही भगवान भी हमारे ऊपर हमेशा माया करना चाहिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के ऊपर देती है। हा विचारच मनाला भावला, म्हणूनच मला हा अभंग खूप आवडला। मतलब क्या है, भगवान जैसे माँ के समान सभी की देख रेख करें, यही विचार मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मुझे ये जो अभंग है वो भी बहुत अच्छा लगा। अब इसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसका हमको मीनिंग लिखना है। कनवाड़ू का मतलब क्या होता है, दयालु। काज का मतलब क्या होता है, काम। सवे का मतलब क्या होता है, तुरंत, ठीक है, लगेज। और पाड़स का मतलब क्या होता है, हर नीचे पिल्लू। यह आपको दे देगा 2 मार्क, यानी कि पूरे 8 मार्क इस पोएम के आपके पक्के हो जाएंगे। इतना आपको लिख के आना है बस, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है बेटा। लिखना है पूरा, देखो स्पेलिंग वगैरह सब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ भी चीज़ रॉन्ग नहीं है, ऐसे ही आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना है एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। अभी हम चलते हैं दूसरे पोएम की तरफ। कविता का नाम है योगी सर्वकाल सुखदाता। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लिखने चालू करेंगे, योगी सर्वकाल सुखदाता। इसके कवि कौन है, संत एकनाथ महाराज। ये भी महाराष्ट्र में पैदा हुए बहुत बड़े संत थे। इनका नाम है संत एकनाथ महाराज। प्रस्तुत कवितेचा विषय, संत एकनाथ महाराजांच्या या ओव्या, इन्होंने क्या लिखा है, ओवी। क्या लिखा है इन्होंने, ओवी। ओवी का सिंगुलर तो ओवी है और प्लुरल क्या होगा, ओव्या। योगी पुरुषाचे महत्व सांगणाऱ्या आहेत। इसके जो ओवी हैं, ये जो लाइन्स संत एकनाथ महाराज ने लिखा है, ये योगी पुरुष कैसा होता है उसके महत्व बताते हैं। प्रस्तुत कवितेतील ओळींचा सरल अर्थ, तैसे योगियासी खालुते, ये आपका हो जाएगा 1 मार्क, ये आपका हो जाएगा 1 मार्क। अब यहाँ पे 2 आपको लाइन्स एक्सप्लेन करने हैं, उसके आपको मिलेंगे 2 मार्क। 2 लाइन्स यहाँ जो हैं वो बताता हूँ मैं। तैसे योगियासी खालुते, वैसे योगी जब नीचे आता है, जे इहलोकी जन्मपण, जो इस धरती पर आकर के जन्म लेता है, जन निववी श्रवण कीर्तने, जनता का ये कर देता है, किससे, कीर्तन सुना सुना के और खुद सुन सुन के, निज ज्ञान ने उद्धरी, अपने ज्ञान से सभी का उद्धार कर देता है। इसको मराठी में देते हैं। आकाशातील ढगातून पाणी खाली मातीवर येते, आकाश से पानी जो है वो नीचे कहाँ पे, जमीन पे आता है, त्यामुळे त्यातून अन्नधान्य निर्माण होते हैं। इस वजह से उसमें क्या होता है, अन्न और अन्न निर्माण होता है। त्याप्रमाणे योगी पुरुष जेव्हा धरती पर अवतरतो, म्हणजे जेव्हा तो इहलोकात जन्म घेतो, वैसे ही योगी पुरुष जब धरती पर आता है, और मतलब क्या है कि जब वो धरती पे जन्म लेता है, तेव्हा तिच्या बोलण्याने, तो बोल ऐकण्याने लोकांची मने तृप्त होतात। तेव्हा नहीं है, ये तेव्हा है, तेव्हा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको अभी यहीं पे रेक्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तेव्हा तेव्हा ये ऐसे होगा, ये तो अभी क्या मालूम क्या हो रहा है। ये यहाँ पे आ जाएगा तेव्हा, ये तेव्हा हो जाएगा, ठीक है। तेव्हा एक मात्रा आहे, तेव्हा नाही, तेव्हा त्याच्या बोलण्याने, ते बोल ऐकण्याने लोकांची मने तृप्त होतात। योगी पुरुष आत्मज्ञानाने लोकांचा उद्धार करतो, ठीक है। उद्धार, मरने के बाद में तो उद्धार होना ही है बच्चों। आपके कर्म कैसे हैं उस हिसाब से आप बुढ़ापा बिताओगे, तो थोड़ा ध्यान दो, अपने कर्म को अच्छा करो। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, मेहनत से पढ़ लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, आपका भी नाम रोशन हो जाएगा। ये आपका 2 मार्क का था। अब प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, योगी पुरुष तप करून आत्मज्ञान प्राप्त करतो, त्या आत्मज्ञानाची शिदोरी तो जनमानसात श्रवण कीर्तनाने बांटतो। शिदोरी तो जो उसने गांठ मार के रखा है वो क्या करता है, जनमानस में बांटता है ना। योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसाची मने, योगी पुरुषाच्या आत्मज्ञानाने माणसांची मने निस्वार्थी व निर्मळ होतात।
म्हणूनच योगी पुरुषाच्या संगतीने संसारातील दुखे निवारण करण्याचे आत्मिक बळ आणि मन शांती मिळते, असा संदेश या अभंगातून मिळते। जो भी योगी है वो अपने आप को तो स्ट्रेस फ्री रखता ही है, प्लस उसके संगत में जो भी आते हैं उनको भी वो स्ट्रेस फ्री कर देता है। ना तुम यहाँ पे कुछ लाए थे, ना तुम यहाँ से कुछ ले जाओगे, तुम यहाँ पे क्या लाए थे और यहाँ से क्या। जैसे ही हम लोग ये सब शब्द सुनते हैं हमारा मन को क्या मिलता है, सही बात है, हम यहाँ पे कुछ लेके तो नहीं आए थे, खाली यहाँ पे जीना है, लिव योर लाइफ टू योर फुलेस्ट। ऐसा वाला एक कहावत है, अपनी जिंदगी को भरपूर जियो, ये तेरा है ये मेरा है, इस चक्कर में मत पड़े रहो। अच्छे मार्क लाओ, माँ बाप की आशा आप लोगों से बहुत अच्छी है, तो उस आशा पे आपको खरे, यही आपका स्टार्ट है बच्चों। यहीं से अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आप फिर धीरे 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 आपका ग्राफ चला जाएगा। या तो आप अभी मेहनत कर लो, बाद में आराम करना, या तो अभी आराम कर लो, बुढ़ापा तो मेहनत करने के लिए पड़ा ही है। ठीक है, तो देखो अभी आप क्या करते हो। अभी कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। संत एकनाथ महाराजांनी योगी पुरुष व प्राणी यांची प्रस्तुत ओव्यांमध्ये तुलना केलेली आहे आणि योगी पुरुषाचे श्रेष्ठ ठसवले आहे। मतलब योगी पुरुष कैसा है, श्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा इंसान अगर बोले तो योगी ही होता है। पाण्याने एका वेळची तहान भागते, एक बार पानी पिएंगे तो हमारा प्यास भाग जाता है, लेकिन योगी पुरुष ऐसा है जो सबके लिए हमेशा सुख देने वाला एक सज्जन है। ही बाब संत एकनाथांनी उदाहरणे देऊन सोप्या शब्दात पटवून दिली आहे। त्यांनी सांगितलेले योगी पुरुषाचे महत्व थेट मनात भिडते। जो उन्होंने बताया है, जो वो बता रहे हैं वो सीधे हमारे मन को अच्छा लगता है। त्यांनी सांगितलेले योगी पुरुषाचे महत्व थेट मनात भिडते। सत्संगाने जीवनाचे मार्गदर्शन व मन शांति मिलते, हे मनोमनी पडते, म्हणूनच हा अभंग मला आवडतो। ये आप लिखोगे तो आपको मिलेगा इतने का 2 मार्क। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट प्योर मराठी में लिखना। इस में प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ। त्रिषित बोले तो क्या होगा, तहानलेला। उदक मतलब क्या होता है, पानी। मधुरता मतलब मिठास, गोड़वा। क्षालने मतलब धोने। ये आपका धोना मतलब हाथ पैर धोते हो ना, वैसे ही ये धोने होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे पोएम की तरफ। एक कविता का नाम है 2 दिवस। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 काय गेले ते माहित नहीं। अभी तक भी आप लोग जो वेस्ट करते आए हो, दिन पे दिन खत्म होते चला गया है ना, क्या ये दिन वापस आएंगे? नहीं। तो आज ये टाइम है मेहनत करने का बच्चों। ये 8 के 8 मार्क आपको कमाने हैं, मेहनत करो। आप इसको देख देख के लिख लो, प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में आप पेपर देखो, आपको ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, पेपर में आएगा ही आएगा बच्चों। 7 ही तो पोएम है, 7 पोएम 7, 10 महीने में 7 पोएम अगर हमको याद हो गया होगा तो ये तो बहुत ईजी है। उत्तर लिखेंगे हम लोग ऐसे फॉर्मेट इसका, 2 दिवस। इसका कवि कौन है, नारायण सुर्वे। प्रस्तुत कवितेचा विषय कामगारांचे आयुष्यातील वास्तव परिस्थितीचे चित्रण। अभी एक बेचारा पप्पा है, रोज सवेरे उठते हैं, काम पे जाते हैं ताकि मेरे बच्चे पढ़ लें। माँ है, सवेरे उठती है, टिफिन बना के देती है सबको, मेरे बच्चे पढ़ लें। और बच्चे अगर नालायक रहेंगे तो बेचारे माँ बाप के सपनों को वो वहीं पे रोक देते हैं, लेकिन अगर बच्चे अच्छे रहेंगे माँ बाप के सपने फिर वो पूरे करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि भगवान उन बच्चों को ऐसा सपोर्ट करते हैं कि वो आगे आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर बोलते हैं ना, द स्काई इज द लिमिट, मतलब वो इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग उनको फिर देखते रहते हैं। लेकिन ये मेहनत करने का समय, मेहनत कर लो बच्चों। प्रस्तुत कवितेतील 2 ओळींचा सरळ अर्थ। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीच्या चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। अनेक वेळा चंद्र उगवला, चांदणे पडले, तारे चमचमले, काही रात्र आनंदमय गेल्या, बाकीचे सर्व आयुष्य भाकरीचे चंद्र शोधण्यातच म्हणजे भूक शमवण्यात व पोट पाण्याची चिंता करण्यात नासून गेले। ये इसका मीनिंग है। मतलब बहुत बार चंद्र आया, चांदनी रात हुई, तारे चमचमाए, कुछ रात आनंदमय से गए, कुछ ऐसे ही गए, बाकी सर्व आयुष्य भाकरी। बहुत सारे जो है भाकरी, यहाँ पे चंद्र बताया, रोटी गोल गोल होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भाकरी जो है कि चंद्र का उसको उपाधि दिया गया है। उसी को ढूंढने में, मतलब भूख मिटाने में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जा रही है बच्चों। माँ बाप के सपने जो आपके लिए हैं उसको प्लीज़ बर्बाद मत होने दो, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। और मन लगा करके पढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम नालायक बच्चे नहीं हो। मेहनत करने से हर चीज़ हासिल हो सकता है, क्योंकि जो आप करोगे वही आप आगे आने वाली पीढ़ी को भी सिखाओगे। ठीक है, प्रस्तुत ये आपका आएगा दूसरा 2 मार्क का। चौथा क्वेश्चन, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश। जीवन कितीही प्रतिकूल व खडतर असले तरी स्वकर्तृत्वावर विश्वास ठेवावा। प्रयत्नाने जीवनातील दुखांवर मात करता येते। जीवन सकारात्मक जगण्याची ताकत ही कविता देते। जीवन कैसे सकारात्मक रूप से जीना है ये ताकत ये कविता हमको दे रहा है। तसेच मानवी निश्चय व आशावाद हे तत्व मनावर बिंबवले जातात। मानव जो निश्चय करेगा वो प्राप्त करेगा, भले वो 1 बार हारेगा, 2 बार हारेगा, लेकिन उसको उसका जो मकसद है, जो उसकी मतलब एक टारगेट है। आपका भी एक टारगेट होगा बच्चों, 60%, 70%, 80%। बोलना आसान है, लेकिन जब करने जाओगे तब पता चलेगा कि वो कितना आसान है। मेहनत करो बच्चों, दिखा दो दुनिया को कि तुम भी हारोगे नहीं, जीतोगे।
5वां पॉइंट इसमें जो होता है कविता, ये हमेशा सेम रहेगा है, जो क्वेश्चंस मैंने ग्रीन कलर चेंज करके लिखे हैं, क्वेश्चंस हर बार सेम रहता है। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, थेट थेट शब्द कळेतून कामगार विश्वाचे योग्य व परखड चित्रण केल्यामुळे कविता मनाला भिडते. कामगार जीवनाच्या खडतरपणाचा प्रत्यय अनुभवता येतो. कामगार जीवनाविषयी सहृदयता जागृत होते. जीवन समजून घेण्याची ओढ निर्माण होते. अशी प्रगल्भ जाणीव मनात निर्माण करणारा हा कविता मला आवडली. मतलब क्या, देखो अब चले जाओ, जो लोग एसी में रहते हैं और कुछ लोग देखो रोड पे रहते हैं, रोड पे कुछ खड्डा खोदते रहते हैं, कुछ करते हैं, तो दोनों ने शुरुआत तो साथ में किया था, लेकिन क्या हो जाता है ना, जिसने बचपन में मेहनत नहीं किया वो बेचारा रोड पे पड़ा है, धूप में पत्थर फोड़ रहा है, और जो बच्चे ने मेहनत किया वो अपना एसी में आराम से गर्मी का आनंद ले रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आनंद लोगे कि आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे। यही समय है पढ़ने का, पढ़ लो, इसके बाद में समय नहीं आएगा बच्चों। जब अभी तो पेट का आपको चिंता नहीं है, अभी आपके मम्मी पापा होंगे, भगवान करें कि होंगे, नहीं है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेहनत अगर आप कर लेते हो आज के समय में तो आप कभी भी बर्बाद नहीं होंगे बेटा। एक आपके अंदर जब अच्छी बुद्धि आएगी ना, तब आप समझोगे कि हाँ सर ने कुछ कहा था, तब आप मुझे याद करना। 6वां प्रश्न जो आता है ये भी 2 मार्क का है बच्चों। जिंदगी का समानार्थी शब्द क्या है? आयुष्य। गहाण मतलब उधार, तारण, दारिद्र्य मतलब दैन्य भरिती, एकदम गरीबी, रात्र बोले तो रजनी। ठीक है, ये तीसरा पोयम था। अब हम चलते हैं चौथा पोयम, औक्षण। यहाँ पे देखो बच्चे, अगर आप समझ सकते हो तो ये सेना के ऊपर है, एक सैनिक है। अब सैनिक हमारा रक्षा करता है कहाँ पे? बॉर्डर पे। उसके वजह से आज हम लोग अंदर अंदर मस्ती करें, लेकिन अगर हम लोग अंदर अंदर अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो हम अंदर से हार जाएंगे। बाहर वाले रक्षा करके क्या करेंगे? आपकी शरीर बाहर से कितनी भी अच्छी हो, अगर ऑर्गन फेलियर हो गया तो भी शरीर का कोई मतलब नहीं है। आप बाहर कितना भी क्रीम पाउडर लगाओ, स्किन को एकदम अच्छा रखो, लेकिन अगर आपके ऑर्गन ही खराब हैं तो कोई मतलब नहीं। वैसे ही आप लोग भारत का भविष्य हो, मेहनत करो, आप आगे बढ़े रहोगे, फिर हम भी कहीं गिरेंगे नहीं। तो हम धीरे धीरे, हमारा भी उम्र ढल रही है ना। अब आता है चौथा क्वेश्चन, चौथा कविता औक्षण। औक्षण बोले तो आरती। प्रस्तुत कवितेचा कवयित्री कोण आहे? इंदिरा संत आहेत। प्रस्तुत कवितेचा विषय देशाचे प्रामाणिकपणाने रक्षण करणाऱ्या सीमेवरील जवानांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारी ही कविता है। मैं तो 1000 बार उनको सलाम करूंगा बच्चों। सेना है तो आज हम यहाँ सुखी हैं, सेना नहीं होती तो हम कैसे होते थे तो आप सभी को पता ही होगा। प्रस्तुत कवितेतील ओळींचा सरळ अर्थ अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। मतलब क्या है? हे सैनिका, तू आमचे जीवाची बाजी लावून रक्षण करतोस, तू हमारा रक्षा करता, कैसे? अपने जान की बाजी लगा करके। देवा आमच्या डोळ्यांतून कृतज्ञतेने अश्रू ओघळतात, हे अश्रू म्हणजे असंख्य आंसुओंचे ज्योति है। जब आप रक्षा करते हो तो उसको तुम्हारे को काम करते देखते हुए हमारे आंखों से आंसू आते हैं, वही आंसू जो है हमारा तुम्हारे लिए एक आरती का ज्योति है। या ज्योति तुझी पाठ राखण करतील, आम्ही दीनदुबळी जनता तुझे या अश्रूच्या ज्योतींनी औक्षण करतो, तुला जीवाभावाने ओवाळतो। हम आपको अपने आत्मा से आपकी आरती उतार रहे हैं। अभी मिलनारा संदेश ये 2 मार्क का था, अभी 2 मार्क। एक बेटा ये ना आपका 8 मार्क का एप्रिसिएशन है, ध्यान देना। सैनिक आपल्या देशाच्या सीमेवर दिवस रात्र पहारा देतात। कधी शत्रूचे आक्रमण झालेच तर ते धैर्याने शत्रूशी मुकाबला करतात, ते चिरंजीवी आहेत म्हणून जनता आसवांच्या ज्योतींनी त्यांचे औक्षण करते। जवानांच्या शौर्यगाथेपुढे नतमस्तक होण्याची शिकवण ही कविता आपल्याला देते। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, देशाच्या सीमेवर जागरूकपणे पहारा देणाऱ्या व प्रसंगी जीवनाची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारी ही कविता आहे। सैनिक देशाची राखण करतो, सैनिक क्या करता? देश का रखवाली करता है। अशा सैनिकाचा जनता कसा सन्मान करू शकते? ती फक्त त्याचे हित चिंतून त्याचे औक्षण करू शकते, त्याला अमरत्वाचा आशीर्वाद देऊ शकते। हा विचार माझ्या मनाला भिडला आणि म्हणून मला ही कविता आवडली। इतना लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स। अब इसके शब्द के अर्थ क्या है? जिद यानी हिम्मत, राखण यानी रक्षण, सामर्थ्य यानी शक्ति, और दुबळे यानी अशक्त या तो कमजोर। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं 5वें पोयम की तरफ। 5वां पोयम है कविता रंग मजेचे रंग उद्याचे। उत्तर ऐसे ये फॉर्मेट में ही हमको लिखना है, रंग मजेचे रंग उद्याचे। इसके जो कवयित्री हैं कौन है? अंजली कुलकर्णी। इस कविते का विषय रंग मजेचे रंग उद्याचे। या कवितेतून कवयित्रीने संगणक युगातही निसर्गाची दौलत जोपासायला हवी हे सुंदर शब्दात सांगितले आहे। मतलब जैसे भी अब हम लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, जब हरियाली देखते हैं, अच्छे अच्छे फूल देखते हैं, वो कितना अच्छा लगता है। अगर यही सब फूल हम लोग नहीं देखेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी नीरस हो जाएगी यार।
सोच सकते हो, पेड़ पौधे अगर धरती पे से हम लोग उड़ा दिए, कुछ नहीं बचेगा इस धरती पे, सब गायब हो जाएगा। तो कोशिश करो हर कोई एक एक पेड़ लगाए। पेड़ नहीं तो एक गार्डन तो अपने यहाँ पे लगाने का कोशिश करो, क्योंकि अब आप देख रहे हो बहुत जगह के जंगल कटते चले जा रहे हैं। उसको प्लीज आप अगर कोशिश कर सकते हो तो छोटा सा गमला एक बनाओ, गमले में एक छोटा सा एक पौधा उगाओ। प्रेम होगा आपको पेड़ों से, तभी तो आप दूसरे का पेड़ नहीं कटने दोगे। आप लोग ऐसे बच्चे हो, दूसरे के यहाँ अगर समझो कहीं पेरू फरा है, पत्थर मार के तोड़ लेते हो। कभी आपके झाड़ पे पेरू फरा हो और कोई पत्थर मार के तोड़े, तो जैसा आपको तकलीफ होता है वैसे ही तो सामने वाले को भी होता होगा। ये समझ आपको तभी आएगा जब आपके पास खुद का पेड़ होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, तो कोई बात नहीं है। रंग मजेचे रंग उदयाचे या कवितेतून कवयित्रीने संगणक युगात ही निसर्गाची दौलत जोपासायला हवी। मतलब कंप्यूटर एज में भी हमको प्रकृति को बचा के रखना है, हे सुंदर शब्दात सांगितले आहे। फिर भी अभी इसका ये आपका 1 मार्क, ये आपका 1 मार्क, ये हो जाएगा 2 मार्क का। देखते हैं प्रस्तुत कवितेतील ओळींचा सरळ अर्थ। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या गर्भ रेशमी सळसळण्याचा जगास सांगू गोष्टी। मतलब क्या है इसकी मीनिंग, ये लाइन्स की अवतीभोवती बोले तो अगल बगल, सृष्टीमध्ये फुललेल्या हिरव्या रंगाच्या विविध छटा पाहून आपली सर्वांची मनेही हिरवीगार प्रसन्न व्हावीत। रेशमी मखमली गाभ्यासारखा निर्मळ आनंद प्रत्येकाच्या मनात सळसळेल व या समृद्धीच्या कहाण्या आपण अभिमानाने सर्व जगाला सांगूया। ठीक है, ये लिखने के आपको मिल जाएंगे 2 मार्क। ठीक है, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश। ये कविता से हमको क्या संदेश मिलता है? रंग मजेचे रंग उद्याचे या कवितेमध्ये कवयित्री अंजली कुलकर्णी यांनी यंत्रयुगातही पर्यावरण सुंदर ठेवावे म्हणजे मानवी मनेही समृद्ध होतात ही संदेश दिले आहे। मानवाने पर्यावरणाची काळजी घेतली पाहिजे, हमें जो पर्यावरण है उसका ध्यान रखना चाहिए। निसर्गाशी एकरूप होऊन जगण्यातच खरा आनंद आहे, हा महत्वाचा संदेश ही कविता देते। ये लिखने के आपको मिल जाएंगे 2 मार्क। ठीक है, पूरे एग्जैक्ट ऐसे लिखो, यू गेट 2 मार्क्स वाले। कविता आवडण्याची व ना अबे किसको ये कविता नहीं पसंद आएगा यार, ये कविता आवडेगा ही। यंत्राच्या संगणकाच्या युगामध्ये निसर्ग प्रेमाचे महत्व सांगणारी ही कविता मला खूपच आवडली। इतना भी लिखोगे तो 1 मार्क मिलता है। ठीक है, कारण यंत्र युगात पर्यावरणाच्या झपाट्याने नाश होता है, ऐसी बात है। यंत्र का युग है, जंगल पे जंगल कटाई होते चली जा रही है। पर्यावरणाची होणारी हानी थांबवून पर्यावरणाचे रक्षण आपण केले पाहिजे, तरच निसर्गाच्या विविध मनोहारी सौंदर्यात जगण्याचा मनस्वी आनंद आपणास मिळू शकेल। इतना सा लिखने का आपको मिल जाएगा 2 मार्क। समझे? अब बढ़ते हैं हम लोग 6 वाला पॉइंट। पुष्टि दुजोरा, ये याद कर लेना। हस्त यानी हाथ, झाड़ यानी वृक्ष, वृष्टि यानी वर्षाव, दौलत यानी संपत्ति, तुष्टि तृप्ति समाधान। ठीक है, इसके बाद में आता है कविता हिरवगार झाडासारखं। इसका उत्तर है हिरवगार। वैसे ये फॉर्मॅट है। प्रस्तुत कवितेचे कवी कोण आहेत? जॉर्ज लोपिस। प्रस्तुत कवितेचा विषय काय? माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे। देखो, झाड़ कभी भी किसी से ना मतलब गुस्सा नहीं करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता। कितने भी राही आए, पंथी आए, वो आता है, सबको छाया देता है। चिड़िया जो है उसके पास में आकर के रोज बैठती है, उसी पे लीद करके चले, फिर भी झाड़ चुपचाप खड़ा है, उसको छाया देता है, उसको घर देता है। जो राही है वो कितने भी धूप से जाए, उसके छांव में बैठ के छांव करता है, फिर वहीं पे वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके चला जाता है। तो पेड़ की तरह हमारी जिंदगी को हमें जीना चाहिए। माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे, हे सूत्र या कवितेतून मांडलं आहे। प्रस्तुत कवितेतील ओळींचा सरळ अर्थ बघूया। आणि झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब। जब सवेरे पत्ती होता है ना, पत्ती के ऊपर देखो शबनम गिरी रहती है, तो यहाँ पे इस चीज़ की उपाधि दी गई है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कुछ तो लिखा हुआ है अपने इंक बॉटल में से। माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे असे सांगताना कवी म्हणतो, पहाटे पहाटे झाडाच्या पानावरून वहीच्या पानावर उतरलेले दवाचे थेंब कवीला जाणवतात आणि त्याला कविता सुचते, हा भावार्थ सूचित होतो। ठीक है, पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात। मैं बताया ना आपको, पक्षी जो है झाड़ के कुछ नहीं रहते हैं, फिर भी झाड़ उसका रहता है। झाड़ कभी नहीं भगाता कि नहीं तू मेरे यहाँ पे मत हो, तो हमेशा स्वागत, किसी का भी स्वागत करने को झाड़ तैयार है। हमें भी वैसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहिए। झाडांच्या अंतरंग विषयी सांगताना कवी म्हणतो, झाडावर पक्षी येतात, विश्रांतीला थोडा वेळ थांबतात, निघून जातात। पक्ष्यांची झाडांशी मैत्री नसते, तर हे झाड मात्र पक्ष्यांचेच असते। ये लिखने के आपको मिल जाएंगे 2 मार्क। प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा काय संदेश भेटता आपल्याला? कवी जॉर्ज लोपिस यांनी मुक्त छंदात लिहिलेली ही कविता है। मुक्त छंद बोले तो फ्री वर्स, FREEVERS, इंग्लिश में समझा होगा ना, उसका ABCB ऐसे कुछ नहीं मिलता है। झाडाचे महत्व, झाडाची सहनशीलता, परोपकारी वृत्ती, संकटात ठाम उभे राहण्याची जिद्द या गुणांचे महत्व या कवितेतून जाणवते। माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे अशी शिकवण ही कविता देते। कविता आवडण्याची व नाही आवडण्याचा कोई चान्स ही नहीं है, आवडेगा ही।
झाड हा निसर्गाचा एक घटक आहे. झाडाची परोपकारी वृत्ती, अविचल वृत्ती, दानशूरता, आनंदी वृत्ती हे गुण मानवाने घ्यावेत असे ही कविता सांगते. विविध गुणांनी संपन्न असलेल्या वृक्षासारखे तुम्ही व्हा हे सहजपणे सांगणारी ही कविता मला आवडते. सोपेपणाने शिकवण देण्याची ताकद या कवितेमध्ये आहे. बच्चों आपको ना ऐसे बोर्ड में जो बच्चों को नहीं समझता उसको याद करना पड़ेगा, जो बच्चे इजीली समझ सकते हैं अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. बट ध्यान देना मराठी में स्पेलिंग मिस्टेक का मार्क्स कटता है, मराठी, इंग्लिश और हिंदी में. प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे. व्रत म्हणजे वसा, पक्षी म्हणजे पाखरू, पान यानी पर्ण, अलगद हळूच, मौन न बोलणे, मुकाट म्हणजे गप्प, मुकाट म्हणजे काय गप्प, वस्त्र यानी कपडा, बाहू यानी हात, ये मेरे बाहू, हे हात मुझे दे दे ठाकूर, मराठीत असतं तर हे बाहू मला दे ठाकूर असं म्हणाले असते ते गब्बर सिंगनी. आता कविता आहे स्वप्न करू साकार. प्रस्तुत कवितेचा कवी कोण आहे? किशोर पाठक. देशाचे उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेत रेखाटले हैं. देश का उज्ज्वल बने, अभी आपको बताया ना, अगर आप लोग ही सुस्त हो जाओगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा. तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा. अब अभी मैंने बच्चों का इंग्लिश का पेपर हार्ड गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स उस पर क्वेश्चन उठाए. एक क्वेश्चन था 10 मार्क का. अरे तो बच्चों को मेहनत करना है, 80 मार्क का पेपर है, उसमें से 10 मार्क क्या 20 मार्क 30 मार्क बोर्ड हार्ड डाल सकता है, बाकी 50 मार्क तो ईजी है ना. तो हर चीज को अगर लड़ लड़ के ही ये गायब करेंगे. कोई कोई तो ऐसा भी क्लेम किया था 10 मार्क पक्के. अरे 10 मार्क पक्का क्यों? वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ समझ के अपने को लिखना ही है. ठीक है, चलो मैं ज्यादा ये नहीं करता, अपन आगे बढ़ते हैं, वो बात की बात है. प्रस्तुत कवितेचे कवी कोण आहे? किशोर पाठक. प्रस्तुत कवितेचा विषय काय? देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेत रेखाटले आहे. प्रस्तुत 2 ओळींचा सरळ अर्थ. या देशाच्या मातीवरती आमचा रे अधिकार, नव्या पिढीचे नवा युगाचे स्वप्न करू साकार. हमारे जो पुराने लोग थे वो तो ठीक है, वो हैं और कुछ लोग चले भी गए, लेकिन जो अब यंग गन्स हैं उनके हाथ में ये देश है. अगर हम में कोई इंजीनियर साइंटिस्ट अच्छा नहीं बनेगा तो हमारा देश बर्बाद है, हमें फिर दूसरी जगह से सब चीज मंगाना पड़ेगा, है ना. तो आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों. आप सब बच्चे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बनो अच्छे अच्छे, सीए बन जाओ, तो हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वकील बनो बढ़िया बढ़िया, तो मेहनत करोगे तो ही बनोगे, ऐसे फ्री में तो नहीं. प्रस्तुत ओळींमध्ये कवीने पहिल्या ओळीत भारतीयांच्या मातीवरचा हक्क सांगितले आहे, तर दुसऱ्या ओळीत नव्या पिढीचे व नव्या युगाचे स्वप्न साकार करणे या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. हजार आम्ही एकी बळकत सर्वांचे हो एकच मनगट. हम लोग बोले आम्ही भारतीय हजारो लाखोंच्या संख्येने असलो तरी आमची एकजूट मजबूत आहे. मतलब युनिटी इन डायव्हर्सिटी, सर्वांची ताकद एकाच मनगटात आहे. सबका ताकद एकता में ही है. प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश. ये देशभक्तीवाला गीत आहे. देशाची कृती, संस्कृती, श्रम, प्रतिष्ठा, एकात्मतेचे सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्त्व सांगितले आहे. भारतीयांचा या मातीवरती हक्क आहे आणि नव्या पिढीचे व नवा युगाचे स्वप्न साकार करणे या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. पांचवा, वो सब 2 मार्क के थे, ये भी 2 मार्क का है. प्रस्तुत कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. या देशभक्ती वर, पर नहीं आएगा, हिंदी है ये. या देशभक्ती वर ना, या देशभक्तीपर गीतात नव्या पिढीचे व नव्या युगाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कवीने मार्गदर्शन केले आहे. देशभक्तीपर गीतात नव्या पिढीचे व नव्या युगाचे स्वप्न साकार करण्याची कवीने मार्गदर्शन केले आहे. हे करताना कृषी संस्कृती, श्रम, प्रतिष्ठा, एकात्मतेचे सामर्थ्य या मूल्यांचा पुरस्कार केला आहे. नवीन पिढीसाठी नवी स्वप्ने साकार करण्याचा विचार मांडणारी ही कविता मला आवडली. आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, आपको क्यों पसंद आए. कोई जरूरी नहीं कि इसी को पाठांतर करो, बट अगर पाठांतर कर लेते हो तो आपका ये टेंशन हट जाता है. अभी आता है आपका ये 2 मार्क का था, अभी लास्ट में 2 मार्क का. प्रस्तुत कवितेतील लिहिलेल्या शब्दांचे अर्थ. मंगल म्हणजे पवित्र, तन शरीर, शेत शिवार, विभव वैभव, हस्त यानी हात, श्रम कष्ट, नौबत डंका, ललकारणे पुकारणे. ठीक आहे, आता ही तुमची ॲप्रिसिएशन संपली. जर तुम्हाला हे चांगलं वाटलेलं असेल तर हे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि तुम्हाला वाटत असेल तर हे काय करायचं, तुम्हाला तुमच्या मित्राशी शेअर करायचे. चॅनलचं नाव आहे रवी 360. थँक्स टू ऑल. ठीक आहे, बाय बाय बाय. थँक्यू, थँक्स अ लॉट.